राजश्री रमन स्लेटेड क्लास में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज फिर चौथे लेक्चर के रूप में एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। यानी आज के बिंदु विशेष में हम मूल रूप से इसी चीज़ को समझेंगे कि हमें जो भाषाई विकास होता है इसमें व्याकरण किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो व्याकरण के वास्तविक भूमिकाओं को हम आज समझेंगे कि हमारी भाषाई स्वरूप को कैसे ये सुदृढ़ बनाती है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि हमारा ये वीडियो आपको यदि बेहतर लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के अनुरूप ही मैं मोटिवेट होऊंगा तो और अधिक से अधिक सीटेड क्लास की वीडियो लेकर आऊँगा। और आपसे एक और अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सके, इसका लाभ उठा सके। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सीटेट का चौथा टॉपिक है हमारा भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। यहाँ शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है कि अभी तक हमने भाषा शिक्षण की बात की है। इस शिक्षण के दौरान स्पष्ट है कि भाषा अर्थात पहले हम अधिगम को समझेंगे। यह अधिगम क्या है? अधिगम मूल रूप से सीखना है, अर्थात व्यवहारिक परिवर्तन है। जब प्राणी किसी नए चीज़ों को सीखता है तो उसके व्यवहार में सहसा ही परिवर्तन आ जाता है, उसके व्यवहारिक स्वरूप बदल जाते हैं। ये बदलता हुआ रूप, ये व्यवहारिक परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यानी आपने यदि किसी चीज़ को सीखा है तो सीखने के बाद पहले के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, एक नवीन स्वरूप आपका विकसित हो जाएगा, यही अधिगम होता है। अब यहाँ भाषा अधिगम से तात्पर्य है कि भाषा को आपने कैसे सीखा, भाषा ने आपके व्यवहार में कैसे चेंज लाया, परिवर्तन किया। अब इसमें इस अधिगम के स्वरूप में व्याकरण कैसे भूमिका निभाती है, अर्थात व्याकरण के स्वरूप को ही समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम व्याकरण को समझेंगे कि व्याकरण है क्या। वस्तुतः व्याकरण से मूल रूप से हम कह सकते हैं कि व्याकरण मूलतः वैसी एक विधा है जिसके माध्यम से भाषा के स्वरूप को शुद्ध बनाया जा सकता है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाषा के स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए तथा भाषा की एक रूपता निर्धारित करने के लिए जिसके तहत जो नियम बनाए गए हैं वही नियम व्याकरण है। आप चॉम्स्की का सिद्धांत पढ़े होंगे। चॉम्स्की महोदय ने क्या कहा है? चॉम्स्की का मानना है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसी समय से उसमें भाषा विद्यमान होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गर्भ से ही बच्चा भाषा सीख के ही पैदा लिया है। उनका कहने का ये तात्पर्य रहा है कि बालक की मूल प्रवृत्ति होती है कि भाषा उसके पास रहती है, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। अब जब अवसर मिलेगा तो बालक उसका प्रस्तुतिकरण कर देगा। अब जैसे देखिए, आप जब जन्म लेते हो तो जन्म के साथ आप में क्रोध नहीं है, यानी पैदा लेते ही आप क्रोधित नहीं हो जाते हो। लेकिन विद्वान क्या कहते हैं कि क्रोध भी जो है ना, ये जन्मजात प्रवृत्ति है हमारी। लेकिन ये जन्मजात कैसे है? तो आप देखना, जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो और परिस्थितियां आपके पास जैसी आती है उसी के अनुसार आपकी मनोवृत्ति हो जाती है। अब क्रोध करने लायक आपके सामने परिस्थिति आएगी तो स्वभावतः आप क्रोध कर लोगे, यानी क्रोध आएगा, किसी से युद्ध कर लोगे। ये हमारे मूल में ही बसा हुआ। आप देखिए, एक छोटा बालक बच्चा जन्म लेने के कुछ दिन बाद स्वतः ही खेलना शुरू कर देता है। कौन उसे खेलने सिखाता है? किसी ने बच्चों को खेलना नहीं सिखाया है, किसी ने बच्चों को हंसना नहीं सिखाया है, और यहाँ तक कि जन्म के साथ ही बच्चा रोना शुरू कर देता है, किसी ने उसे रोना भी नहीं सिखाया है। वस्तुतः ये बच्चों की, ये मानवों की एक मूल प्रवृत्ति होती है जो परिस्थिति के अनुरूप मुखरित होने लगती है। यानी चॉम्स्की महोदय ने क्या कहा कि भाषा जन्मजात है। इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म हमने लिया तो भाषा मेरे साथ ही पैदा ले ली। अब तो उनका कहने का मतलब है कि जब जन्म हम लेते हैं और परिवेश के साथ हम अंतःक्रिया करते हैं तो धीरे धीरे ये जो हमारी मूल प्रवृत्ति है ना, उस परिवेश के साथ आने के साथ ही स्वतः ही मुखरित होने लगती है और भाषा प्रस्तुतिकरण होने लगता है। हम शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं। और उसी आधार पर चॉम्स्की ने आगे क्या कहा कि जैसे जैसे हम भाषा को व्यवहारिक रूप देते हैं, ठीक उसी अनुरूप इसे व्याकरण के तहत हम जोड़ते चले जाते हैं।
इसे सामान्य तौर पर देखिएगा कि एक वो इंसान जो शहर में रहता है और कभी भी विद्यालय नहीं गया है, लेकिन शहर में रहने के कारण वो इंसान जब आपके गांव में आएगा ना, तो आप अंगिका भाषा, अपनी मातृभाषा में बात करोगे, आपको हिंदी नहीं आती होगी, लेकिन वो इंसान आपसे हिंदी में बातें करेगा। इसका कारण है कि वो जिस परिवेश में रहा है, उस परिवेश के अनुसार उस चीज को व्याकरणिक तौर पर उसने विकसित कर लिया है, नियम के साथ स्वयं को जोड़ लिया है। वही है व्याकरण, कि भाषा के स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए एवं भाषा की एक रूपता को निर्धारित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वो नियम, वो विधा ही व्याकरण है। अब इसके भी दो पार्ट हैं, व्याकरण के दो स्वरूप हैं। एक को कहते हैं व्यावहारिक व्याकरण, दूसरे को कहते हैं नियमित व्याकरण। अभी व्यावहारिक व्याकरण वो व्याकरण है जो बोलचाल की भाषा होगी, यानी बोलचाल की हो या लिखित भाषा हो, जिनमें नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। वो नियम कैसे होगा? बोलचाल के स्वरूप में होगा या लिखित स्वरूप में होगा, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वो जुड़ता रहता होगा हमेशा, वो उसकी व्यावहारिकता से समाहित रहता होगा। वही व्यावहारिक व्याकरण है। तत्पश्चात व्यावहारिक व्याकरण के तहत जिस नियमों का प्रयोग करते हैं, जैसे चॉम्स्की ने क्या कहा कि हम सब जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं, शब्दों को व्याकरणिक रूप देते चले जाते हैं और व्याकरण के संदर्भ में एक वाक्य निर्मित हो जाता है। यानी वही वो व्यावहारिक स्वरूप है जिसको हम व्याकरण के नियमों के तहत प्रयुक्त कर देते हैं, तो वो नियमित व्याकरण हो जाता है। यानी व्याकरण का दो आधार, एक व्यावहारिक व्याकरण, दूसरा नियमित व्याकरण। अब हम बच्चों को भाषा जब सिखाते हैं, तो आखिर व्याकरण, ये व्याकरण नामक विधा से हम क्यों परिचित कराते हैं? आखिर व्याकरण का क्या उद्देश्य रहता है? क्यों व्याकरण पढ़ाई जाती है वर्ग कक्ष में? एक शिक्षक व्याकरण पर क्यों जोर देता है? तो पहला स्वरूप इंगित करता है कि उद्देश्य है कि शुद्ध बोलना। व्याकरण के माध्यम से एक शिक्षक का ये मूल उद्देश्य बन जाता है कि हम बच्चों में विकास करें शुद्ध बोलने की क्षमता का, शुद्ध लिखने की क्षमता का, शुद्ध रूप से पढ़ने की क्षमता का। यानी बालक शुद्ध रूप से लिखे, शुद्ध रूप से पढ़े और शुद्ध वाचन करे। इसके लिए इस अभिप्रेरणा को बढ़ाने में व्याकरण भूमिका निभा सकता है। अतः व्याकरण का शिक्षण किया जाना चाहिए। अर्थात व्याकरण नामक विधा का इस्तेमाल यदि विद्यालय में किया जा रहा है, तो मूल उद्देश्य बना हुआ है कि बालक को शुद्ध बोलना सिखाना, व्याकरण सम्मत नियम को बताना, शुद्ध लिखना सिखाना, शुद्ध रूप से पढ़ने हेतु बालकों को अभिप्रेरित करना। दूसरे बिंदु में आता है कि शुद्ध भाषा प्रयोग सिखाना। यानी व्याकरण हमें इसलिए बच्चों को बतानी चाहिए ताकि बालक शुद्ध रूप से भाषा प्रस्तुतिकरण सीख जाए, वो व्याकरण सम्मत नियमों का इस्तेमाल करे और उसी आधार पर अपने शब्दों को प्रस्तुत करे, अपनी वाणी को अलग फैलाने का प्रयास करे। वो तभी होगा जब बालक व्याकरण को समझेगा, व्याकरण के आधार पर अपने बातों को रखना शुरू करेगा। यानी विद्वान क्या कहते हैं कि व्याकरण मूल रूप से इस उद्देश्य से भी निहित होता है कि शुद्ध भाषा प्रयोग पर ये जोर देगा। बालक इसका ज्ञान यदि प्राप्त कर लेगा तो शुद्ध रूप से भाषा प्रस्तुतिकरण करेगा। तत्पश्चात बालक को हम सृजनात्मक बनाएंगे। अब सृजनात्मक कैसे बनेगा? अब देखिए, व्याकरण के आधार पर जब बच्चों को नियमतः हम ज्ञान देंगे या व्यावहारिक तौर पर ही व्याकरण का ज्ञान हम उसे देंगे, तो धीरे धीरे बालक शब्द निर्माण करना सीखेगा, शब्द के आधार पर व्यवस्थित वाक्य को निर्मित करना सीखेगा। अब ये वाक्य और शब्द जो निर्मित हो रहे हैं, इसमें बालक अलग रूपों में स्वयं से उसका निर्माण कर रहा है। जैसा चॉम्स्की भी कहते हैं कि बालक व्यवहारिक जीवन में जोड़ने के बाद स्वतः ही उसे व्याकरणिक नियम के तहत जोड़ना शुरू कर देता है, आबद्ध कर लेता है। यानी बालक जब यहाँ पर इसे जोड़ना शुरू करेगा तो निर्माणात्मक क्षमता का विकास हो रहा है। बालक में शब्दों के माध्यम से वाक्यों को निर्मित करने की क्षमता व्याकरण के कारण पुष्ट हो रही है। यानी व्याकरण क्या कर रहा है? बच्चे को सृजनात्मक बना रही है। सृजनात्मक अर्थात बालक को रचनात्मक बना रही है, बालक को निर्माणात्मक बना रही है। इन कार्यों से मूल रूप से बच्चों को अवगत कराना, बच्चों को व्यवस्थित करना, ये काम कौन करती है? एक व्याकरण कर रही है। साथ ही शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, अर्थात बालक विशेष जब वर्तनी का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न संदर्भों में उसको प्रयुक्त करते हैं, तो उस समय उसकी शुद्धता का ख्याल रखना कौन सिखाएगा? एक व्याकरण ही सिखाएगा, क्योंकि व्याकरण स्वयं में नियम के साथ बंधा हुआ है।
और बालक को जब व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है तो बालक भी उसके नियमों के साथ बंधता चला जाता है और बालक उसके नियम के अनुरूप ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। साथ ही व्याकरण का उद्देश्य है वाक्य निर्माण का ज्ञान कराना, यानी बालक में इस चीज का ज्ञान आप करा दो कि व्याकरण सम्मत भाषाओं का प्रयोग करते हुए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इस्तेमाल करते हुए कैसे बालक वाक्य को निर्मित करे। अब इस चीज के भाव को पूर्ण रूप से बालक में विकसित करने के उद्देश्य से व्याकरण का शिक्षण वर्ग कक्ष में किया जाता है, अर्थात व्याकरण की शिक्षा दी जाती है ताकि बालक व्यवस्थित नियमों के माध्यम से भाषाओं को सीखता चला जाए। साथ ही विराम चिन्ह का प्रयोग कब करना है, आरोह अवरोह के आधार पर कैसे रुकना है, किस प्रकार तीव्र गति से चलना है, कब भाषाई स्वरूप में धीमी गति का इस्तेमाल करना है, इस मौखिक स्वरूप में भी व्याकरण अपनी भूमिका निभाता है। यानी व्याकरण का उद्देश्य यहाँ भी निहित हो जाता है कि व्याकरण ये चाहता है कि बालक विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करे, तो बच्चों में हम इस स्वरूप का भी ज्ञान करा दें, अर्थात व्याकरण इन उद्देश्यों को लेकर निहित होकर आगे चलता है। अब इसी व्याकरण को व्यवस्थित हमें करना होगा, बच्चों तक इसे संचारित करना होगा, तो एक शिक्षक के तौर पर हम क्या करेंगे, अपनी शिक्षण विधियां का प्रयोग करेंगे। अब शिक्षण विधि के माध्यम से हम व्याकरण को व्यवस्थित करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और प्रयास रहेगा कि आप चाहते हो कि आपकी कक्षा के बच्चे व्याकरण पढ़ने में मजा ले, बहुत ही ज्यादा रुचि दिखाएं, इंटरेस्टेड रहे, तो व्याकरण शिक्षक को, एक शिक्षक को व्याकरण के शिक्षण के दौरान व्याकरण को इंटरेस्टेड कैसे बनाएगा, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए कि इंटरेस्टेड हो जाए। तो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि जब पाठ्य वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाए तो वो पाठ्य वस्तु बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपकी ही कक्षा में यदि मैं कक्षा संचालन करने चला जाऊं और आप वो 4th क्लास के और आपके सामने मैं इंजीनियरिंग का कोर्स प्रस्तुत कर दूं तो आप नहीं समझोगे। ठीक वही स्थिति यहाँ भी हो रही है कि बालक को व्याकरण से आपको रूबरू कराना है, व्याकरण से उसे परिचित कराना है, तो आपका सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि बच्चों के सामने हम वही पाठ्य वस्तु, वही प्रकरण प्रस्तुत करें जो बालक की मानसिक स्तर के अनुरूप हो, जिसे बालक बेहतर ढंग से समझ सके। और खास करके प्रारंभिक कक्षा में व्यावहारिक शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बालक व्यावहारिकता को बेहतर ढंग से समझेगा। बालक व्यावहारिक तौर पर बेहतर ढंग से समझेगा, ना कि तुरंत नियमों के साथ आबद्ध हो जाएगा। नियमों के साथ वो तब आबद्ध होगा जब वो व्यवहारों के साथ जुड़ेगा। इसलिए एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि बालक में पहले हम व्यावहारिकता का विकास कर दें, और जैसे ही व्यावहारिकता उसमें विकसित हो जाएगी, बालक बेहतर ढंग से नियम की ओर बढ़ना शुरू कर देगा, व्याकरण में उसकी रुचि बढ़ने लगेगी। तत्पश्चात व्याकरण में और रुचि जगे तो सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। ये एक शिक्षण सूत्र होता है, सरल से कठिन की ओर बढ़ना, अर्थात व्याकरण शिक्षक को शिक्षण के दौरान ये कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चों को हम व्याकरण पढ़ाएं और उसमें रुचि हम उसकी जागृत करने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर पहले आसान चीजों को पढ़ाएं, क्योंकि जब सरल चीजों को, सरल माध्यमों का हम इस्तेमाल पहले करेंगे तो बालक बेहतर ढंग से सीखेगा, क्योंकि उसके लिए अब बोझ नहीं बनेगा। लेकिन यदि कठिन वाक्यांशों को ही आप पहले ले आओ, बच्चों के सामने कठिनता उत्पन्न हो जाएगी, बालक बेहतर ढंग से उसे नहीं समझ पाएगा। यानी व्यवस्थित ज्ञान देने के लिए और व्याकरण के प्रति उनकी रुचि को पूर्णतया जागृत करने के लिए एक शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि पहले व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ अब सरल से कठिन ज्ञान की ओर बालक को ले जाएं। इसके अलावे और बेहतर ढंग से आप चाहते हैं कि व्याकरण में रुचि ले, तो सामग्री का इस्तेमाल कीजिए। यानी एक शिक्षक के तौर पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि बच्चों के सामने हम सामग्रियां प्रस्तुत कर दें। अब सामग्री के माध्यम से जब बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे तो बेहतर ढंग से प्राप्त करेंगे। अब बालक सहज हो जाएंगे, उनके सामने एक मूर्त स्वरूप प्रस्तुत होगा। अब जिस शब्दावली का हम प्रयोग करेंगे, व्याकरण के माध्यम से हम उस नियमों को सिखाएंगे, तो बालक उसके माध्यम से एक मूर्त स्वरूप भी देखेगा। अब देखिए, हम संज्ञा पढ़ाने जाएंगे तो संज्ञा पढ़ाने के लिए उदाहरण का यदि प्रस्तुतिकरण हम करते हैं तो बालक के सामने एक मूर्त स्वरूप आ जाता है।
चार्ट पेपर हम लेकर आ जाएंगे तो व्यवस्थित तौर पर बच्चा संज्ञा के बारे में समझ सकता है। यानी एक व्याकरण शिक्षक को क्या करनी चाहिए, तो विविध प्रकार के सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे व्याकरण की कक्षा जो है वो पूर्णतया इंटरेस्टेड हो जाए, अर्थात रुचिकर हो जाए। साथ ही शिक्षक को ये भी ख्याल रखनी चाहिए कि मेरे वर्ग कक्ष में जो छात्र मौजूद है वो किन विधियों से बेहतर ढंग से समझ रहा है। क्या उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तब बेहतर समझता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं तब बेहतर समझता है, कि भाषा संसर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं तब समझता है, या समवाय विधि में समझता है। या ये भी हो सकता है कि कोई बालक विश्लेषण विधि के माध्यम से बेहतर समझता हो। तो एक भाषा शिक्षक को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें व्याकरण का क्लास में जब प्रस्तुतिकरण करनी है तो व्याकरण की कक्षा पूर्ण इंटरेस्टेड हो जाए। तो उन विधियों का भी हम ख्याल रखें जिसके माध्यम से बालक बेहतर ढंग से समझे और जिसमें ज्यादा वो रुचि दिखाए। यानी भाषा शिक्षक को प्रयास करनी चाहिए कि हम बेहतर शिक्षण विधि का चुनाव करें, यानी शिक्षण विधि के चुनाव पर भी जोर देनी चाहिए ताकि वर्ग कक्ष रोचक हो जाए। साथ ही बच्चों के सामने जब व्याकरण पढ़ाई जाती है, व्याकरण की प्रस्तुतिकरण की जा रही है, तो बच्चों से अभ्यास भी करवानी चाहिए। अब अभ्यास कराइएगा तो बच्चे का मन और ज्यादा लगेगा क्योंकि क्लास का इंटरेस्ट अब बढ़ गया है। बालक अब क्रियाशील हो गया है, शिक्षक उसको एक्टिव कर रहा है क्योंकि एक कार्य अब उसे सौंप दिया गया है। अब जिन चीजों को पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित स्वरूप सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब बच्चों से इन चीजों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है बच्चों से। अब बालक व्यवस्थित तौर पर उस ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए तैयार होगा क्योंकि उसे ये चीज लगना शुरू हो जाएगा कि वाकई में अब हमसे कुछ कराया जा रहा है, क्योंकि बालक अब इंटरेस्टेड होगा। पहले सिर्फ शिक्षक अपनी क्रियाओं को संपादित करते थे, लेकिन अब बालक खुद क्रियाशील हो रहा है। इसलिए शिक्षण के दौरान शिक्षण विधि के साथ साथ हमेशा एक शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि बालकों से अभ्यास भी कराएं, तभी व्याकरण वो बेहतर ढंग से समझ सकता है। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखे शिक्षक। अब हम आते हैं कि एक शिक्षक जब भाषा शिक्षण करेगा तो किन विधियों को प्रयोग करे। अर्थात भाषा शिक्षण सिर्फ और सिर्फ रोचकता को देखकर ही आगे बढ़ना है भाषा शिक्षण के दौरान। तो बालक किस क्षेत्र में रुचि दिखा रहा है तो वो विभिन्न प्रकार की विधियां होंगी शिक्षण की। अब हम उन शिक्षण की विधियों पर भी जोड़ देंगे जिसमें आगमन विधि महत्वपूर्ण है, निगमन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, प्रयोग विधि है, सहसंबंध विधि है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है, समवाय विधि है, खेल विधि है, विश्लेषण विधि है, इसके अलावा संश्लेषण विधि है। अब इन सब विधियों के माध्यम से बच्चों को वर्ग कक्ष में भाषा सिखाई जा सकती है, व्याकरणिक माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जा सकता है। यानी भाषा अधिगम में व्याकरण अपनी भूमिका इन विधियों के माध्यम से निभा सकती है। अब पहला बिंदु विशेष में आ जाता है आगमन विधि। आगमन विधि अर्थात वैसी विधि जिसमें उदाहरण से नियम की ओर बढ़ा जाता है। यानी बच्चों के सामने आप उदाहरण प्रस्तुत करो और उसके आधार पर आप नियम निकलवाओ। यानी व्याकरण पढ़ा रहे हैं और संज्ञा बता रहे हैं तो पहले संज्ञा से संबंधित हम उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे, तत्पश्चात हम उसके बारे में परिभाषित करेंगे कि ये संज्ञा कैसे है। यानी इसी को उदाहरण विधि कहते हैं। और इस माध्यम से जब ज्ञान दिया जाएगा तो बालक में ज्ञान का व्यवस्थित संचार होगा। दूसरा आता है निगमन विधि। ये जस्ट विपरीत। और एक चीज ख्याल रखिएगा, आगमन विधि एक ऐसी विधि है जो बालक की बौद्धिक क्षमताओं का ख्याल रखता है, जबकि निगमन विधि एक ऐसी विधि है जो बालक में रटंत प्रणाली का विकास करता है। यानी निगमन विधि के माध्यम से बालक रटंत विद्या लेता है, जबकि आगमन विधि के माध्यम से बालक अपनी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करता है, समझ शक्ति का विकास होता है। अब निगमन विधि सीधे आगमन विधि के विपरीत होता है। आगमन विधि में उदाहरण के साथ नियम की ओर जाया जाता है, जबकि निगमन विधि में नियम पहले बता दिए जाते हैं, तत्पश्चात उदाहरण की ओर जाया जाता है। यानी संज्ञा क्या है इसकी परिभाषा हम पहले दे देंगे, तब दिखाएंगे गाय। जबकि आगमन विधि कहता है कि नहीं, पहले हम गाय दिखा देंगे, फिर हम बताएंगे कि गाय क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। इन चीजों को हम परिभाषा के माध्यम से इंगित करेंगे और इसके माध्यम से बालक बेहतर समझेगा। लेकिन निगमन विधि जस्ट इसके विपरीत हो जाता है। निगमन विधि के माध्यम से कहा जाता है कि हम पहले ही नियम बता देंगे, तत्पश्चात हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और इसके भी दो स्वरूप हो जाते हैं, एक सूत्र विधि, एक पुस्तक विधि। सूत्र विधि कहता है कि बालकों के सामने नियम के आधार पर हम कुछ सूत्र भेज देते हैं, बच्चे सूत्र को रट लेंगे।
यानी सूत्रों को प्रस्तुत किया जाएगा और बच्चे उन सूत्रों को रट लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। जबकि पुस्तक विधि के माध्यम से कहा जाता है कि बालक को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराने के लिए उनके सामने व्याकरण की पुस्तक दे देंगे। अब बच्चा क्या करेगा, उनमें से खुद वो नियम को रट लेगा। यानी व्याकरण की जब पुस्तक बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देंगे तो पुस्तक विधि के माध्यम से बालक व्याकरण को रट लेगा। जबकि यहां कहता है कि सूत्र विधि के माध्यम से बच्चों के सामने हम सूत्र दे देंगे, अर्थात तो सूत्रों को हम लिखा देंगे, बच्चा उसे कंठस्थ कर लेगा। यहां कहता है कि नहीं, पुस्तक ही दे देंगे, बच्चा व्याकरण के नियमों को उससे रट लेगा। अर्थात यूं कहिए कि सूत्र विधि का ही परिवर्तित रूप है पुस्तक विधि, जो निगमन विधि का स्वरूप है। अर्थात निगमन विधि के आधार में दो स्वरूपों से चला जाता है, एक सूत्र विधि से, एक पुस्तक विधि से। तीसरा, भाषा शिक्षण की यानी व्याकरणिक आधार पर व्याकरण को विकसित करने का, भाषा अधिगम कराने के उद्देश्य में भाषा संसर्ग विधि को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भाषा संसर्ग विधि मूल रूप से कहिए कि इनमें वैसे विद्वानों की कृतियों को सामने रखा जाता है, वैसे लेखकों की कृतियां पढ़ा दी जाती हैं जिनका भाषा पर बहुत ही ज्यादा, जिनकी भाषा पर पकड़ रही हो। अब जैसे मान लिया जाए महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या रामधारी सिंह दिनकर, इनकी हम कृतियां बच्चों के सामने पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? तो इनकी भाषा पर ज्यादा पकड़ रही है। ये भाषा संसर्ग विधि है, इसके माध्यम से हम व्याकरणिक ज्ञान कराएंगे कि देखो इसी शब्दावली का प्रस्तुतिकरण रामधारी सिंह दिनकर ने किन रूपों में किया है। यानी ये विभिन्न प्रकार के जो महान विद्वान हैं जिनकी भाषा पर जबरदस्त पकड़ रही है, उनकी लेखनी को हम प्रस्तुत करके बच्चों के सामने, बच्चों के मस्तिष्क में इसे फिट करते हैं। इसके अलावे भाषा स्वरूप में प्रयोग विधि का एक आधार आता है, यानी उदाहरण प्रस्तुत कर दो और उसके आधार पर बच्चों से प्रयोग करवा लो। यानी कि गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, पहाड़, पर्वत, नदी आदि के उदाहरण प्रस्तुत कर दो और बालक को कहो कि बताए कि वो क्या है। यानी इस माध्यम से बच्चों में ज्ञान का यदि संचार किया जा रहा होता है तो वो प्रयोग विधि है। इसके माध्यम से व्याकरण की शिक्षा दी जा रही है। एक शिक्षक बालकों को व्याकरण की शिक्षा दे रहा है, आगमन, निगमन, भाषा संसर्ग और प्रयोग विधि के माध्यम से। तत्पश्चात आता है सह संबंध विधि, अर्थात ये सह संबंध विधि कहता है कि बालक को जब ज्ञान दिया जाएगा तो ये मूल रूप से कोई अलग विशेष विधि का आधार नहीं होगा, अपितु जो गद्य की रचना है, जो बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है, कहानी की पुस्तकें, गद्य की रचनाएं, उनके माध्यम से बच्चों को ज्ञान कराया जाएगा कि उस गद्य की रचना के दौरान जो हम शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उसमें कोई व्याकरणिक स्वरूप आता है तो हम उसी दौरान बच्चों को व्याकरण का ज्ञान करा देंगे। यही स्वरूप समवाय विधि का आधार है, सह संबंध विधि का आधार है कि इस आधार पर बच्चों में व्याकरण का ज्ञान कराया जा रहा है, शिक्षक व्यवस्थित ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है। तत्पश्चात आता है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, यानी ये कहता है कि शिक्षा जो प्रदान किया जाएगा तो व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराया जाएगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर कराया जाएगा। यानी यहाँ बालकों के सामने भाषा का पूर्णाधिकार कराने का एक शिक्षक प्रयास करेगा प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूप दिखाकर। यानी कहा जाता है कि यह जो विधि है ये व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराती है, भाषा के शुद्धता को लाती है। कैसे? तो अनुकरण करने का ये अवसर प्रदान करा रही है। यही प्रत्यक्ष स्वरूप है कि भाषा आपको सीखनी है तो आपके सामने अनुकरण का स्वरूप ला देंगे, आप उन चीजों को अनुकरित कर लीजिए, उसका अनुसरण कीजिए, उसी आधार पर आप में भाषाई ज्ञान हो जाएगा। यही भाषा का प्रत्यक्ष शिक्षण विधि है। जैसे कि बालकों को हम क्या करेंगे, वार्तालाप का अवसर दे देंगे। अब बालक एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो प्रत्यक्ष तौर पर अपने भावों को व्यक्त करने का उन्हें अवसर मिल जाएगा। यानी प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण जो है ये वार्तालाप का अवसर प्रदान करके भाषाई व्याकरण की सुदृढ़ता लाता है। तत्पश्चात आता है समवाय विधि। यह समवाय विधि कहता है कि व्याकरण की शिक्षा जब बच्चों को दी जाएगी तो स्वतंत्र रूप से देने के बजाय साहित्य के माध्यम से आप दे दो। ये साहित्य क्या हो सकता है? मूल रूप से कहिए वो गद्य, पद्य आदि रचनाएं जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा तैयार की गई है, यानी कि मौखिक तौर पर दीजिए या लिखित रूप में दीजिए, लेकिन गद्य विधि का इस्तेमाल कीजिए, विभिन्न प्रकार के रचना कार्य कराइए।
इससे व्याकरण के नियम विकसित होंगे। बालक के सामने ये विविध स्वरूपों को हम लाने का प्रयास करेंगे, अर्थात समवाय विधि के माध्यम से बालक विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं को पढ़ेगा। शिक्षक के तौर पर हम उन रचनाओं को पढ़ाएंगे और उससे संबंधित व्याकरणिक ज्ञान कराने का हम प्रयास करेंगे। तत्पश्चात आता है खेल विधि, यानी खेल विधि से तात्पर्य है कि खेल खेल में ही ज्ञान करा देना। अब खेल खेल में कैसे कराएंगे? खेल खेल के माध्यम से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, वचन आदि का हम ज्ञान करा सकते हैं कि अब ये क्या है, पूजा क्या है तो ये स्त्रीलिंग है, रानी क्या है स्त्रीलिंग है, ये लड़की है, राहुल क्या है तो पुल्लिंग है। अब ये भिन्न भिन्न भागों में हम बच्चों का एक समूह बनाएंगे खेलने के लिए, तो बच्चों को क्या कहेंगे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के आधार पर 2 ग्रुप बना दो। अब यहाँ देखिए व्याकरणिक ज्ञान हो रहा है, बालक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझना शुरू कर दिया है, यानी खेल के माध्यम से बच्चों में इस व्याकरणिक ज्ञान को विकसित किया जा रहा है। तत्पश्चात एक व्याकरण का जो स्वरूप आता है वो है विश्लेषण विधि। कि व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराना हो तो अन्य माध्यमों के तौर पर विश्लेषण विधि का भी प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। विश्लेषण से तात्पर्य होता है कि किसी तत्व विशेष को छोटे छोटे भागों में बांट देना, यानी कि छोटे छोटे वे भागों में यदि बांट देंगे तो वो विस्तृत स्वरूप उसका हो जाएगा। यानी इकट्ठा एक ही बार में नहीं पढ़ाना, कई टुकड़ों में बांट देना। जैसे किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, अब अधिगम पढ़ाने आए हैं तो पहले अधिगम क्या है, अगले दिन पढ़ाएंगे अधिगम के प्रकार क्या है, उसके अगले दिन बताएंगे कि अधिगम के लिए बच्चों के सामने व्याकरण का अधिगम कराएंगे तो शिक्षण विधियां क्या होगी, तीसरे दिन पढ़ाएंगे कि व्याकरण क्या है। यानी भिन्न भिन्न माध्यमों से हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक पाठ को कई टुकड़ों में विभाजित करके विश्लेषित स्वरूप देते हैं। तो इसी विधि को विश्लेषण विधि कहा जाता है और इस माध्यम से बच्चों को व्याकरण सिखाई जा सकती है। तत्पश्चात आखिरी विधि आता है वो है संश्लेषण। यह संश्लेषण विधि कहती है कि एक छोटे छोटे टुकड़ों को एक ही जगह पर एकत्रित कर दो। अब एक जगह पर ये एकत्रित हो जाएगा तो उसका एक विशाल स्वरूप हो जाएगा, एक बड़ा आकार हो जाएगा। अब उस बड़े आकार बड़े स्वरूप को विकसित करते हुए बच्चों को भाषा का ज्ञान दो और वो भाषा का ज्ञान विस्तृत तौर पर व्याकरणिक नियम के तहत चलेगा, ना कि बालक ऐसे ही सीख लेगा। यानी भाषाई ज्ञान संश्लेषण के माध्यम से दो। अब विभिन्न पाठों में जिसे आपने टुकड़ों में बांटा है उसे एक जगह एकत्रित कर दो और उसी के आधार पर बच्चों को आप ज्ञान देना शुरू कर दो। यानी किस विधि का इस्तेमाल किया जाए, संश्लेषण विधि का। तत्पश्चात आता है कि व्याकरण की जो शिक्षा है, व्याकरण की जो शिक्षण विधि है, इसके तहत किन चरणों से जुड़ा जाता है, कैसे शिक्षण करें। तो सबसे पहले व्याकरण की शिक्षा देने से पहले हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान को समझना होगा कि बालक जानता कितना है। ये नहीं कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को हम जाने ही नहीं और सीधा ज्ञान ठूसना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि व्याकरण की शिक्षा देने से पहले व्याकरण के पूर्व जानकारियों को वो प्राप्त करे कि बच्चा जानता कितना है। तत्पश्चात जब वो जानकारी मिल जाए तो प्रश्न निर्माण करना शुरू कर दे। यानी बच्चों के सामने शिक्षक के द्वारा प्रस्तावना के रूप में प्रश्न दिए जाएं, बच्चे वहां से उत्तर देंगे। इसी संदर्भ बिंदु में ऐसा भी स्वरूप आएगा कि बच्चे किसी प्रश्न में फंस जाएंगे जिसका उत्तर वो नहीं जानते होंगे, तो उसी फंसे हुए प्रश्नों के आधार पर शिक्षक उद्देश्य कथन की शुरुआत करेगा कि आखिर हम इस बिंदु विशेष को आज देंगे। यानी समस्यात्मक प्रश्न जो होगा उस प्रश्न को ही मुख्य प्रकरण बना दिया जाएगा और वहीं से उद्देश्य कथन की शुरुआत की जाएगी। अब शिक्षक क्या करेगा कि बालकों के सामने अब उसका प्रस्तुतिकरण करेगा। अब हो सकता है कि बच्चा संज्ञा ही नहीं बता पाया, अब नहीं बता पाया तो संज्ञा के बारे में हम प्रस्तुत करना शुरू करेंगे, अर्थात अब इसकी प्रस्तुतिकरण होगी। बेहतर ढंग से हम व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराएंगे, संज्ञा से परिचित कराना शुरू कर देंगे, उसकी परिभाषा से हम बच्चों को अवगत कराना शुरू करेंगे। इसी स्वरूप को कहते हैं कि ये व्याकरण के सोपान है। इस माध्यम से बच्चों को हम व्याकरण का ज्ञान करा रहे हैं। अब आता है कि व्याकरण शिक्षण को हम प्रभावी कैसे बनाएंगे। एक शिक्षक के तौर पर आप व्याकरण की शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, बच्चों में व्याकरण के ज्ञान का आप संचार करने जा रहे हो, तो आपका ये भी तो प्रयास होगा कि बच्चों में इस ज्ञान को कैसे विकसित करें। आखिर ये प्रभावशाली कैसे होगा, बच्चा कैसे हमारे व्याकरण में मजा लेगा, इंटरेस्ट लेगा, मेरे क्लास में रुचि दिखाएगा। तो सबसे पहले ये प्रयास कीजिएगा कि व्याकरण का जो ज्ञान आप दोगे छोटी कक्षा में ना दीजिए।
हमेशा ये ध्यान रखना कि छोटी कक्षा में व्याकरण का ज्ञान नहीं देनी चाहिए एक शिक्षक को। ये एक सुझाव के तौर पर इसे समझना चाहिए, तभी व्याकरण की कक्षा में उनका शिक्षण प्रभावशाली होगा। तत्पश्चात एक शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाषा का पर्याप्त ज्ञान होने पर ही वो व्याकरण की शिक्षा दे। यानी बच्चों में जब तक भाषाई ज्ञान विकसित ना हो जाए तब तक बच्चों के सामने व्याकरण की शिक्षा की प्रस्तुतिकरण ना की जाए, क्योंकि अभी बच्चों में भाषाई ज्ञान ही नहीं हो पाई है। और अभी आप व्याकरण का ज्ञान उन्हें देना शुरू कर दोगे तो ऐसी परिस्थिति में वो व्याकरण को नहीं समझ पाएंगे, व्याकरण के न तो नियम समझेंगे ना ही व्याकरणिक स्वरूप को समझ पाएंगे। साथ ही एक शिक्षक को यह भी प्रयास करना चाहिए कि जब व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करे, व्याकरण की कक्षा प्रारंभ करे, तो सबसे पहले व्यावहारिक ज्ञान का सहारा ले। व्यावहारिक ज्ञान का सहारा लेने से तात्पर्य है कि सबसे पहले व्यावहारिक व्याकरण का इस्तेमाल करे, तत्पश्चात उसी के आधार पर नियम बनाते हुए नियमित व्याकरण की ओर चले। साथ ही व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक होगी वो बालक की आयु के अनुरूप होनी चाहिए। अब बच्चा मान लिया जाए कि पहले कक्षा का है और उसके सामने हम 5वीं कक्षा के लायक व्याकरण की पुस्तक मौजूद करा दे तो बालक नहीं समझेगा। तो एक शिक्षक का ये भी प्रयास होना चाहिए कि बच्चों के सामने जब हम पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत करें, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उन्हें ज्ञान दें, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि वो उसके बालक की आयु के अनुसार हो, उसकी मानसिक स्तर के अनुसार हो, तभी बालक बेहतर ढंग से उसे सीख सकता है। यानी बालक की मानसिक आयु का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उसी के अनुसार हमें पाठ्य पुस्तक देनी चाहिए। साथ ही शिक्षण के दौरान ये भी प्रयास करें कि सबसे पहले आगमन विधि का इस्तेमाल करें। यानी बच्चों के सामने सबसे पहले एक शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करे और उदाहरण के माध्यम से नियम बनाना शुरू करे। ये नहीं कि पहले ही नियम बता दो तब उदाहरण की ओर ले जाओ, तो बच्चे वैसी परिस्थिति में रटंत विद्या का अनुसरण करेंगे। लेकिन एक शिक्षक के तौर पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि यदि हम आगमन विधि के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देंगे और तब निगमन विधि की ओर ले जाकर समाप्त करेंगे तो व्याकरण का व्यवस्थित ज्ञान बच्चों में प्राप्त होगा। साथ ही व्यावहारिक व्याकरण का यदि आप ज्ञान दे रहे हो तो भाषा संसर्ग विधि का निश्चित आप इस्तेमाल कीजिए। भाषा संसर्ग विधि से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के महान भाषा पर पकड़ वाले विद्वानों की कृतियां पढ़ानी चाहिए। यानी व्याकरण शिक्षक को यह ख्याल रखना चाहिए कि हम भाषा की पकड़ बनाना चाहते हैं, बच्चों में भाषाई व्याकरण को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम उन विद्वानों की कृतियां पढ़ाएं जिन विद्वानों की भाषा पर पकड़ मजबूत हो, अर्थात भाषा संसर्ग विधि का इस्तेमाल करें। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकों को पढ़ाएं। अब इससे उनमें भाषाई विकास होगा, बालक बेहतर ढंग से इन चीजों को समझना शुरू कर देगा कि वाकई में भाषाई स्वरूप क्या है और उसी आधार पर वो विकसित होगा। अब आगमन विधि में उदाहरण बालक के सामने जब प्रस्तुत कीजिएगा तो आपका प्रयास होना चाहिए कि उसके सामने जो पाठ्य पुस्तक रहता है ना, आप उसी पाठ्य पुस्तक के अनुरूप उदाहरण लो ताकि बालक और बेहतर ढंग से समझ पाए। पाठ्य पुस्तक से बाहर आप लेकर चले जाओगे तो बालक का मानसिक स्तर अभी उतना ऊंचा नहीं है कि बेहतर ढंग से समझ पाएगा, खास करके प्राथमिक कक्षा का बालक। तो एक शिक्षक के तौर पर आपका प्रयास होना चाहिए कि हम उदाहरण वही ले जो पाठ्य पुस्तक में हो, अर्थात उदाहरण का सहारा लेते समय उदाहरण वही होना चाहिए, वही होनी चाहिए जो बालक के पाठ्य पुस्तक में हो, अर्थात पाठ्य पुस्तक से संबंध जो रखता हो वो उदाहरण हो। अब इस तरह के उदाहरण यदि लेंगे तो बालक का सीधा ध्यान अपने पाठ्य पुस्तक से ही लग जाएगा और व्याकरण के नियमों को समझाने का प्रयास कीजिए। एक शिक्षक के तौर पर आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि हम बच्चों को व्याकरण के नियम समझाएं, ना कि हम रट्टू मल बना दे। यानी कि देखते हैं ना कि निगमन विधि के माध्यम से की गई है कि बच्चा के सूत्र विधि के इस्तेमाल कराओ, एक पाठ्य पुस्तक किताब दे दो, कहो कि ओकरा से व्याकरण के नियम रट ले, नहीं तो 100 सूत्र लिखा दो, कहो कि रट ले, यह आधार पर तोरा सब कुछ करा चाहिए, सब चीज तोहर पूरा भैली। तो ये नहीं करवानी चाहिए। अब देखिएगा, इसको आधार लीजिएगा तो गणित का कक्षा, गणित में क्या किया जाता है कि सूत्रों को रट्टा मरवा दिया जाता है। बालक सूत्र की पुस्तकें खरीद लेते हैं और उसे रट्टा मार लेते हैं और उसी के आधार पर वो गणित के सभी हिसाबों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। यानी वहां पर स्वरूप क्या विकसित किया जा रहा है, रटंत प्रणाली की विद्या दी जा रही है, रटंत प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही स्वरूप व्याकरण में भी मिटना चाहिए कि बालक को की पुस्तकों को जब प्रस्तुत की जाए तो उसी के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया जाना चाहिए।
और हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए कि नियम ना रटवाए जाए, अपितु समझाए जाए। साथ ही आवश्यकता यदि पड़ती है तो दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री आदि का प्रयोग आप कीजिए, क्योंकि इन सामग्रियों का आप यदि प्रयोग करते हो तो बालक बेहतर ढंग से समझेगा, क्योंकि उसका आकर्षण बढ़ जाएगा। आप पाठ्य पुस्तक का ही ज्ञान दो, विभिन्न प्रकार की कहानियां ही आप सुनाओ और उसके सामने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल आप कर दो, देखिए बच्चे को मजा आने लगेगा। अब टेलीविजन स्क्रीन से भी बच्चा भाषा को सीखेगा, उनके शब्दों को वो ग्राह्य करेगा, अर्थों को वो ग्रहण करेगा। अर्थात सामग्री का इस्तेमाल एक शिक्षक को जरूर करनी चाहिए। साथ ही शिक्षक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक को वो दंड ना दे। कभी भी भाषा सिखाने के लिए व्याकरण के इस्तेमाल के दौरान कभी भी बच्चों पर जोर नहीं दो, अर्थात उस बच्चों के ऊपर दंड का कोई प्रावधान स्वरूप नहीं लाना चाहिए, दंड नहीं देनी चाहिए, दंड रहित शिक्षा होनी चाहिए, दंड नहीं देनी चाहिए, दंड रहित शिक्षा होनी चाहिए। साथ ही अभ्यासात्मक प्रश्न जरूर देने चाहिए जो इंटरेस्टेड हो। और व्याकरण की शिक्षण कब बंद कर दे, तो आप पर कक्ष में पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के दौरान कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाए कि बालक को मजा नहीं आ रहा हो, ऊब गया हो, क्लास लंबा हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक शिक्षक के तौर पर क्या कीजिए कि बच्चे को एक तो दंड नहीं देना है, द्वितीयतः क्लास को आप वहीं रोक दीजिए, तभी बेहतर होगा। यदि लगातार देखिए, अभी मैं लगातार 4-4 घंटे 5-5 घंटे आपको पढ़ाता रहूं ना, धीरे धीरे आप ग्रुप छोड़ के भाग जाओगे, लेफ्ट ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा है, आपका टाइम पास हो रहा है, आप बोर अब फील करने लगे हो, क्योंकि एक ही लेक्चर लगातार चलता जा रहा है, तो आपका इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है, आप क्लास में रहना बेहतर नहीं समझते हो, आप क्लास छोड़ के चले जाते हो। वैसे ही तो व्याकरण कक्षा में भी होगा कि बालक बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएगा, उसे बोर फील होगा, और बोरियत जब होगी तो बालक कक्षा को छोड़ देगा, वो कक्षा में रहना बेहतर नहीं समझेगा, और यदि रहेगा भी तो यूं समझिए कि आपके फ्रेशर के कारण क्लास में मौजूद है, वो समझ कुछ भी नहीं पाएगा। अब आता है कि संप्रेषण कौशल या मौखिक संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण क्या महत्वपूर्ण स्थान निभाता है, यानी संप्रेषण के विकास में व्याकरण की भूमिका, संप्रेषण के विकास में व्याकरण की भूमिका या व्याकरण के महत्व दे सकते हैं, व्याकरण के महत्व। अब व्याकरण क्यों महत्वपूर्ण है संप्रेषण विकास में, कैसे व्याकरण संप्रेषण शैली को विकसित करता है? इसका स्वरूप है कि व्याकरण के माध्यम से जब आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो व्याकरण आपके अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध कर देगी, क्योंकि यह नियम पर आधारित है, जिसे व्याकरणिक परिभाषा में ही आपने समझ लिया कि व्याकरण एक नियम पर चलती है। और बालक में जब व्याकरण का संचार होगा, व्याकरणिक नियमों को समझने लगेगा, तो शुद्ध भाषाई स्वरूप का यानी शुद्ध भाषा का उच्चारण करना शुरू कर देगा, तो अब शब्दावली उसकी व्यवस्थित हो जाएगी। अब व्याकरण शुद्ध और सही वाचन का अभ्यास कराएगा। अब शुद्ध शब्दावली का स्वरूप आ गया, शुद्ध भाषाओं का विकास हो गया। व्याकरण के माध्यम से ही शुद्ध भाषा, शुद्ध बोलचाल का स्वरूप विकसित होगा, यानी बालक अब मौखिक संप्रेषण करेगा, तो इसका अभ्यास कराने का एक अहम बिंदु बन सकता है व्याकरण, कि व्याकरण के माध्यम से एक शिक्षक बच्चों को अभ्यास करा सकता है, किन चीजों का, वाचन का अभ्यास करा सकता है, बालक में सृजनात्मक कौशल को विकसित कर सकता है, यानी व्याकरण के माध्यम से बालक को सृजनात्मक बनाया जा सकता है, निर्माणात्मक बनाया जा सकता है। अर्थात व्याकरण कहाँ भूमिका निभा रहा है? व्याकरण महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाता है, बालक को वाचन कौशल विकसित करने हेतु अभ्यास का अवसर दे रहा है, साथ ही बच्चे को सृजनात्मक बनाने का ये प्रयास कर रहा है। अब इसके अलावे व्याकरण के माध्यम से व्याकरण यहाँ भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बालकों को वार्तालाप का एक अवसर दे देता है। अब वार्तालाप का अवसर मिलेगा तो स्वभावतः बालक शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से विचारों का संप्रेषण होगा, तो सामने वाला व्यक्ति यदि शुद्ध शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और हम में अशुद्धता थी तो ऑटोमेटिक वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमें लगने लगेगा कि सामने वाले का प्रस्तुतिकरण बदल रहा है, यानी शुद्ध भाषा प्रयोग पर एक बल मिलेगा, तो शुद्ध भाषा सिखाना क्या का आधार बन जाएगा। हमें अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का एक साधन ये मिल जाएगा कि इसके माध्यम से हम अपने विचारों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप अपनी बातों को छात्रों के सामने भी रखते हो और छात्र अपने बातों को आपके सामने रखते हैं, तो इसमें स्पष्टता आएगी व्याकरण के कारण, कि व्याकरण शुद्ध रूप से आपके भावों को प्रस्तुत करने का एक अवसर दे देगा, अभिव्यक्ति को विकसित करने का एक माध्यम दे देगा, यानी आपकी भाषा में स्पष्टता लाने का ये प्रयास कर देगा।
अब इसी स्वरूप में आता है कि आखिर लेखन कौशल का जो आधार है, इसको व्याकरण कैसे विकसित करेगी। ये तो संप्रेषण का आधार था, जिसके कारण शुद्ध उच्चारण का भाव आ रहा था, सही वाचन का प्रयोग किया जा रहा था। बालक सृजनात्मक होता है, बालक साधारण वार्तालाप के माध्यम से शुद्ध वाक्य का प्रस्तुतिकरण करता है, बालक अपने भावों को अभिव्यक्त कर देता है। ये संप्रेषण का स्वरूप है जो व्याकरण के कारण है, अर्थात व्याकरण की महत्ता है संप्रेषण को विकसित करने में। तत्पश्चात अब आता है कि लेखन, यानी कि व्याकरण के नियमों के आधार पर लेखन कौशल का विकास कैसे होगा, अर्थात व्याकरण हमारी लेखन कुशलता को कैसे विकसित करेगी। आप स्वरूप समझिए कि किसी शब्दों को पढ़ते हैं या किसी चीज को हम सुनते हैं तो शुद्ध वर्तनी विराम चिन्ह का सही प्रयोग हम करना सीख जाएंगे। अब किसी चीज को यदि आप सुनते हो तो शुद्ध रूप से ये समझते हो कि वर्तनी का कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ रुका जाता है, कहाँ पूर्ण विराम लगाया जा रहा है, इन चीजों को हम समझना शुरू कर देते हैं। अब इसी के माध्यम से लेखन कौशल का विकास हो जाएगा, क्योंकि अब जब हम लिखेंगे तो सुनने के कारण हमारे भाव बदले हैं, हमें ये समझ विकसित हो गई है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ पूर्ण रूप से रुकना है, कहाँ अर्थ विराम का इस्तेमाल करना है। अब लेखन के दौरान भी हम इसी कुशलता का परिचय देंगे। साथ ही संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया कहिए, इन सब चीजों का जब लेखन कौशल के समय हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये हमारी लेखन कला को ही विकसित करेगी। यानी लेखन कला को विकसित करने में विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक नियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है, विभिन्न शब्द विशेष के संदर्भों को समझा जाता है, इसकी समझ पैदा जो हो रही है वो व्याकरण से होती है, और उसी आधार पर हम लेखन के दौरान व्याकरण का प्रस्तुतिकरण करते हैं। साथ ही आखिरी आता है कि विविध प्रकार से हम मुहावरों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। यानी मुहावरों का यदि अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा तो ये लेखन के दौरान लेखन कौशल को ये विकसित करेगा। अब इस मुहावरों के माध्यम से हम वाक्य प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, साथ ही इसमें लिखने की कुशलता का भी विकास होता है कि बिंदु विशेष को लिखते वक्त हम विभिन्न प्रकार के संदर्भों के आधार पर मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात ये मुहावरे हमें विकसित करते हैं और हमारी लेखन कला को विकसित करती है, अर्थात भाषा को व्यवस्थित करता है, उसके व्याकरणिक स्वरूप को व्यवस्थित करने का काम करती है। यानी व्याकरण के माध्यम से मौखिक संप्रेषण की कुशलता के साथ साथ लेखन कुशलता का भी विकास होता है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका पूर्णतया समाप्त हो गया है। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो हिंदी शिक्षण की सहायक सामग्री होगी, जिसे हम नेक्स्ट डे यानी कल के क्लास में, अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें ये आएगा। और आप सब से एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट्स और शेयर के तौर पर जरूर आगे बढ़ाने का काम करना, यदि आपको ये अच्छा लगे। और आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो निश्चित तौर पर हम मोटिवेट होंगे और मैं मोटिवेट होऊंगा तो आगे का वीडियो फिर से लाने का प्रयास करूंगा कि मैं सीटेट का बेहतर से बेहतर क्लास आप सबों के बीच रखूं। तो आज भर के लिए यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास जब कल का आएगा तो फिर हम इससे आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।